हेलो स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का ये 7वां चैप्टर है जिसमें हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि विश्वविद्यालय और मानवतावाद जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र रहे। यानी कि यूरोप में इटली के शहरों में ही शिक्षा की शुरुआत हुई और 11वीं शताब्दी से बोलोनिया और पादुआ जो विश्वविद्यालय थे वहाँ विधि शास्त्र की शिक्षा दी जाने लगी थी, जिसके कारण यह कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे। ये इसलिए वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी क्योंकि वे नियमों को लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे और समझौते तैयार करते थे। इसके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया, लेकिन कानून के अध्ययन में बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता था। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इसकी शुरुआत जो थी विधि शास्त्र की यानी कि कानून की पढ़ाई की जो शुरुआत थी वो यहाँ पर इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य बहुत बड़े स्तर पर होते थे और उसके लिए नियम कानून जो बने हुए नियम कानून थे उनको लिखने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये लिखने वाले या नोटरी वगैरह तैयार करने, समझौते तैयार करवाने का काम जो था ये वकील करते थे और इसके लिए इनकी बड़े पैमाने पर इनकी डिमांड बढ़ने लगी और जब डिमांड बढ़ने लगी तो उनकी इस शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। अब यहाँ पर कानून की पढ़ाई जो है वो रोमन संस्कृति के संदर्भ में होने लगी, यानी कि रोमन संस्कृति में किस तरह से प्राचीन जो लेखक थे उन्होंने क्या लिखा, रोमन और यूनानियों ने इस बात पर जोर दिया जाने लगा। इसका एक जो एग्जाम्पल है वो फ्रांचेस्को पेट्रार्क के द्वारा दिया गया। वो कहते हैं कि प्राचीन लेखकों की रचनाओं को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवता का नाम दिया और एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई जिसमें केवल धर्म के शिक्षण से ही सारी बातें नहीं सीखी जा सकती। उसके लिए एक नया विषय तैयार किया गया नई संस्कृति में जो बदलाव है उसके अंतर्गत, जिसको मानवतावाद का नाम दिया गया। 15वीं शताब्दी के शुरू में दशकों में मानवतावादी शब्द इन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र और कविता, इतिहास, नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। ये सारे विषय जो थे वो धर्म से अलग थे और इनको मानवतावाद का नाम दिया गया और जो इनको पढ़ाने वाले थे वो मानवतावादी कहलाते थे। और यही शब्द बाद में आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए यूज़ होने लगा जिसको ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है। लातिनी शब्द ह्यूमैनिटास जिसे ह्यूमैनिटीज़ शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। यानी कि ये विषय जो थे वो मानवतावादी विषय जो थे इनमें कहीं भी धर्म के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि वाद विवाद जो डिबेट के आधार पर व्यक्ति के जो बुद्धि पर का विकास होता था, अपनी जो विचारों को रखने का एक वो मंच मिलता था, उन सब के लिए ये जो टॉपिक्स थे या हम कह सकते हैं जो विषय थे इन पर बल दिया गया। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवास था।
अभी हमने पेट्रॉक की बात की थी, तो पेट्रॉक का नगर निवास था फ्लोरेंस, और वहाँ भी जो विश्वविद्यालय बना उसमें भी इन विषयों पर ध्यान दिया गया और इनको पढ़ाने पर जोर दिया जाने लगा। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। यानी कि इसमें बदलाव जो था वो 15वीं शताब्दी में अचानक से आया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि के दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दाते एलिगहिरी, और जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे कलाकार जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए। उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस और इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सर्जन का केंद्र बन गया। हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की पहचान किसी खास चीज़ से होती है, और फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का हाथ था। ये थे दाते, जो कि धार्मिक संप्रदाय यानी कि धर्म के बारे में धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म पर आधारित बहुत सारी जो पुस्तकें लिखी। उसके अलावा दूसरे कलाकार थे जोटो, और जोटो ने जो रूप चित्र बनाए यानी कि जो पिक्चर्स बनाई, उन पिक्चर्स में वो बेजान नहीं थी, बल्कि उनमें जीवंत जो पिक्चर्स बनाई थी उन्होंने, जिससे उनको देखकर कुछ समझा जा सके, कुछ पढ़ा जा सके। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस जो है कला का एक केंद्र बन गया, और यहाँ पर इटली का एक यह महत्वपूर्ण शहर जो है वो कला का केंद्र बन गया। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे, कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ, कलाकार हो सकता था। उस समय जो रेनेसा जो शब्द था वो ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसको वो जो कई काम कर सकता था एक साथ। जैसे कि अगर एक व्यक्ति विद्वान है, कूटनीतिज्ञ भी है, धर्म के बारे में भी जानता है और कलाकार भी है, तो उसको रेनेसा व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि वह अधिकांश अंधकार की कई शताब्दियों के बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ, और मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोमन का साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया गया। उनके लिए तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। यहाँ पर इतिहास में जो इतिहास का वर्गीकरण है वो बताया गया है कि किस तरह से जो रोमन साम्राज्य जब टूट गया तो उसके बाद का जो समय था उसको अंधकार युग का नाम दिया गया, और जो मानवतावादी नए विषयों के बारे में जो विज्ञान बांट रहे थे उन्होंने इसको आधुनिक युग का नाम दिया। और मध्यकाल का जो समय है वो किसको कहा गया कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद का जो समय था 1000 वर्ष का, उसको मध्यकाल का समय माना गया। और उसके बाद 15वीं शताब्दी से एक आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, और बहुत से विद्वानों ने बाद में इसको मान लिया। इन मानवतावादियों का मानना था कि मध्य युग जो था उसमें चर्च ने
लोगों के दिमाग को जकड़ रखा था, यानी कि उनकी सोच को जकड़ रखा था और जो वो कहते थे वो लोग वैसा ही करते थे। उनकी अपनी सोच कहीं भी काम नहीं करती थी। लेकिन आधुनिक समय में लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लोगों को अपनी सोच से अवगत कराया और धीरे धीरे विकास हुआ। मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त पाठ्यक्रम कालक्रम जो पीरियडाइजेशन है वो किस तरह किया गया है। 5वीं से 14वीं शताब्दी तक मध्ययुग, 5वीं से 9वीं शताब्दी तक अंधकार युग, 5वीं से 11वीं शताब्दी तक आरंभिक मध्ययुग और 11 से 14वीं शताब्दी तक उत्तर मध्ययुग और 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग माना जाता है। हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर प्रश्न उठाया है। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि और असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। ये जो कालक्रम है, ये पीरियडाइजेशन है, ये उस समय के विद्वानों ने किया। लेकिन आधुनिक मतलब अभी जो इतिहासकार हैं वो इस पीरियडाइजेशन को गलत मानते हैं। उनका मानना है कि किसी भी युग को हम अंधकार युग नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी तरह से प्रगति कहीं पर रुकी नहीं, चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, लेकिन समृद्धि और प्रगति चलती रही। इसलिए हम किसी भी समय को, किसी भी टाइम पीरियड को अंधकार युग का नाम नहीं दे सकते। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।